तो एनडीटीवी इंडिया पर आप लगातार मेगा कवरेज देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की। सबसे पहले आपको बता दें 11 बजे तक का जो वोटिंग का आंकड़ा सामने आ चुका है। अब इंतजार 1 बजे का हो रहा है, लेकिन 11 बजे का वोटिंग का आंकड़ा हम आपको बताएं। अलग अलग राज्यों में ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 24.5% टोटल वोटिंग यहां पर हुई है और मध्य प्रदेश में 30%, पश्चिम बंगाल में 33%, गोवा में 31%, छत्तीसगढ़ में 30% वोट यहां पर अब तक 11 बजे तक का आंकड़ा डाले जा चुके हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बारी बारी से उनके पास जाएंगे। पहले बता दें कौन कहां से है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जो सियासत के दिग्गज हैं, उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर मतदान किया है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। जी, हमारे साथ तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़ रहे हैं। प्रभाकर जो कि मधेपुरा बिहार में मौजूद हैं, साथ ही रौनक रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, हिमांशु शेखर आगरा में है और हमारे साथ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ तिवारी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले हम रुख करते हैं, सीधा चलते हैं पहले मधेपुरा बिहार का। यहाँ पर प्रभाकर आप मौजूद है, आज 5 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बताएं जरा, सीमांचल कोसी तमाम इलाकों में वोटिंग हो रही है, किस तरह की वोटिंग चल रही है? क्योंकि अब 1:20 हो रहा है। पिछली बार हमने देखा था धीमी थी, इस वक्त क्या दिख रहा है? जी देखिए, दुखद पहलू ये है कि मतदान का जो प्रतिशत है अभी भी जिस तरीके से चढ़ना चाहिए था वो नहीं चढ़ा है। हालांकि इस बार जो है गर्मी काफ़ी कम है। हमने देखा था पहले 2 चरणों में काफ़ी गर्मी थी, जिसके चलते लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे। इस बार तापमान जो है ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। हम अभी मधेपुरा में मौजूद हैं और लेकिन उसके बाद भी जिस तरह के वोटिंग परसेंटेज की हम उम्मीद कर रहे थे वो नहीं वोटिंग परसेंटेज चढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये जो 5 चरण के मतदान हो रहे हैं यहाँ पे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से। ये जो 3 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो कोसी के क्षेत्र हैं, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, और 2 जो हैं वो मिथिलांचल का क्षेत्र है। लेकिन एक सुखद पहलू भी है इस पूरे मतदान का। हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ हमें देखिए पीछे आपको पोलिंग स्टेशन खाली मिल रहा है, लेकिन हमारे साथ कुछ युवा मतदाता हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स, और ये बड़े महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं सारे, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, और इन्होंने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये बताओ बेटा, अगर आप वोट करते हो तो पापा मम्मी जो बोलते हैं वहाँ वोट करते हो कि कुछ अपना दिमाग लगाते हो? क्या मुद्दा होता है तुम्हारा? पापा मम्मी मना क्यों करेंगे, मतलब खुद ही बोलते हैं वोट दो जहाँ तुम्हारा मन है। हाँ, तो क्या होता है, तुम कैसे डिसाइड करते हो किसको चुनना है? तुम बताओ। सर, हम लोग के लाइफ में जैसे स्टूडेंट में जो बेनिफिट मिल रहा है सरकार द्वारा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वोटिंग कर रहे हैं फिलहाल। उसके अलावा कोई नॉलेज नहीं है अभी वोटिंग करने का हम लोग को। मतलब पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन तुम एज अ स्टूडेंट देखते हो में जो हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है सरकार द्वारा, बस उसके अकॉर्डिंग ही वोट कर रहे हैं। तुम बताओ। हम थोड़ा जोर से बोलो। वही हम लोग एक युवा है, हम लोग को जिसकी सरकार अच्छी लगेगी, अब जो अच्छे से आते हैं प्रभाकर आपके पास। फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ प्रभाकर बातचीत कर रहे थे। हम सीधे रुक करेंगे हिमांशु का, आगरा से हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जब से पहले आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि रफ्तार थोड़ी सुस्त है यहाँ पर चुनाव की, लेकिन अब 2 घंटे गुजर चुके हैं उस बातचीत को, क्या कुछ तेजी आई है? देखिए, कुछ सुधार हुआ है। करीब 25% मतदान जो है आगरा में पहले 4 घंटे में हुआ है, और पास की जो फतेहपुर सीकरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर 28% के आसपास मतदान हुआ है। गर्मी बढ़ती जा रही है। आज सुबह हमने देखा था जो लाइन थी, कतारें थी, वो लंबी थी, लेकिन बाद में कई पोलिंग स्टेशंस पे लगभग वोटर नदारद हो गए थे, पर बीच में कुछ फिर से उसमें सुधार हुआ है। हालांकि तापमान अभी भी 41 डिग्री सेल्सियस है आगरा में। और मेरे साथ 2 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, अनूप, उनके पिताजी शैलेंद्र जी उनको लेकर आए यहाँ पर। आपका नाम? कनिका शर्मा। कनिका। और आपका? अंशिका शर्मा। अंशिका। कनिका, पहले आपसे एक सवाल कि आपके जैसे जो युवा मतदाता, आपने पहली बार ये मतदान किया? जी, फर्स्ट टाइम। हाँ जी, फर्स्ट टाइम। एस्पिरेशंस क्या है आपके जैसे जो मतदाता हैं? क्या सोच कर आप आए थे? पहली बार आपको भी मौका मिला है लोकतंत्र का भागीदार बनने का। मैंने यहाँ पे अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से देखा है, और वुमेन सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठे हुए हैं, तो मैं उसको देखकर बहुत इंस्पायर हुई थी, और मैं चाहती हूँ हमारे देश में एक अच्छी सरकार फिर से आए। फिर से अच्छी सरकार आए। आपकी क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से, और आपके जैसे जो युवा महिला हैं उनकी क्या एस्पिरेशन है? वेल, सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी काफ़ी उस पर ध्यान दिया गया है सरकार के दौरान, और मैं चाहूँगी कि आगे भी अच्छी सरकार बने जिससे कि वुमेन सेफ्टी इश्यूज़ को, एम्पावरमेंट को ध्यान में रखा जाए, और इसी को
जैसे कि हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव आया है, एजुकेशन पॉलिसीज में काफ़ी सुधार आया है, तो इसी को देखते हुए हम आगे चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि नई सरकार जो है वो और विकास की योजनाओं की तरफ काम करे। शरण जी, जो युवा हैं, युवा मतदाता हैं, उनकी भागीदारी आज कैसी? मतदान करने के लिए काफी उम्मीदों के साथ निकला और अच्छा लग रहा है कि युवा हो चाहे बुजुर्ग हो मतदान के लिए निकले। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी रत्नागिरी में मौजूद हैं, उनका भी रुख करते हैं। रौनक वहां पर है। रौनक, महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और सबकी निगाह खासतौर से बारामती, चाहे सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार की वर्सेस की बात की जाए या फिर रत्नागिरी जहां पर आप मौजूद है, नारायण राणे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बताएं जरा पूरा इन 11 सीटों का समीकरण क्या चल रहा है? जी देखिए, शुरुआत से हमने देखा कि अब तक जो है मतदान की जो रफ्तार है वो थोड़ी सुस्त देखने को मिली। कई जगहों से इस तरह की भी शिकायतें सामने निकल कर आ रही है कि जो पोलिंग बूथ है वहां पर मोबाइल अलाउड नहीं किया जा रहा है, चप्पल उतारने को कहा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़ी सी दिक्कतें मतदाताओं को आ रही है, तो कई लोग जो है मतदान केंद्र पर पहुंचकर भी जो है वो वापस घर की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसीलिए जो शुरुआती दिक्कतें सामने आ रही थी उसको कहीं ना कहीं चुनाव आयोग एड्रेस भी करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि इसकी रफ्तार जो है वो अब दोपहर बाद थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको 11 सीटों का, जो आपने सवाल पूछा कि 11 सीटों पर किस तरह का समीकरण है, महाराष्ट्र की जो 48 सीटें उनके लिए 11 सीटें निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां पर शुगर बेल्ट का सबसे ज्यादा दबदबा जो है वो देखने को मिलता है। और इन सीटों पर अब तक की राजनीति में, जो महाराष्ट्र की अब तक की राजनीति रही है, उसमें शरद पवार का दबदबा खासा तौर पर देखने को मिलता था। लेकिन अजीत पवार की बगावत और इसके बाद उनके साथ जो विधायक चले गए और जो कैडर उनके साथ चले गया, उसकी वजह से शरद पवार के लिए भी लिटमस टेस्ट है। हमने देखा कि कुछ देर पहले सुप्रिया सुले अजीत पवार के घर पर उनकी माताजी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए कि इमोशनल कार्ड भी बारामती में खेलने की कोशिश एन चुनाव के दिन पर जो है वो खेलने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसका कितना फायदा सुप्रिया सुले और बाकी लोगों को होता है, उनके कैंप को होता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अजीत पवार की अगर बात की जाए, उनके खेमे की बात की जाए, तो पूरा इलेक्शन विकास के मुद्दे पर उन्होंने लड़ा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार अगर केंद्र में आती है तो इस इलाके का विकास हो सकता है। 10 सालों तक इस इलाके का जो सांसद था, यानी सुप्रिया सुले, चूंकि विपक्ष की सांसद थी, इसलिए इलाके का विकास नहीं हो सका और इसीलिए अजीत पवार को कहीं ना कहीं फायदा होता दिख रहा है। जी रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे आगरा से हिमांशु हमारे साथ थे और प्रभाकर मधेपुरा से हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अमिताभ तिवारी जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है, ये जो तीसरा चरण है, यहां पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में फ्रंट फुट पर बैटिंग की थी, एक के बाद एक शॉट्स लगाए थे, बहुत शानदार स्ट्राइक रेट है। यहां पर चैलेंज बड़ा किसके लिए है? बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के लिए, कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडी गठबंधन के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि अपनी सीटों को कैसे मेंटेन किया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि अगर उन्होंने मेंटेन कर लिया तो 71 सीटें पिछली बार भाजपा यहाँ जीती थी 93 में से, और 78 अलायंस पार्टनर्स के साथ जीती थी। तो इसका मतलब है कि बीजेपी को लार्जली यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है इस फेज में वो है मेंटेन फेज, वो होल्ड करना है अपने सीटों को। और विपक्ष के लिए सबसे बुरा फेज था ये, कांग्रेस पार्टी के लिए खास करके वीकेस्ट फेज था ये सातों फेजों में। तो उन्हें अगर ये चुनाव जीतना है और उसकी अगर उम्मीद है उन्हें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के सीटों में और वोट बैंक में उन्हें सेंध मारनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लार्जली जो गढ़ हैं भाजपा के, गुजरात, एमपी, यूपी, कर्नाटक भी आप कह सकते हैं, इन सभी जगह पर ज्यादा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस की ही लड़ाई है। और भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में पिछली बार नेशनल लेवल पर भी स्ट्राइक रेट जो बीजेपी का था वो लगभग 90% था और 10% सीटों पर ही कांग्रेस जीत पाई थी। तो इसलिए ये फेज जो है वो दोनों खेमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विनोद जी भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के। विनोद जी, इस तीसरे फेज को आप किस तरह से देख रहे हैं? 93 सीटें, और जैसा कि अमिताभ जी ने भी कहा, कई ऐसे हैं जो बीजेपी के गढ़ है। अगर कर्नाटक की बात करें तो 14 सीटें जहां आज मतदान हो रहा है, 14 की 14 जो है बीजेपी ने हासिल की थी। क्या वो उसको रिपीट कर पाएगी, या फिर जो एक फैक्टर हमने देखा, एक सेक्स स्कैंडल आया, रेवन्ना फैक्टर आया, क्या उसका असर इन चुनावों पर पड़ेगा? देखिए, चैलेंज बीजेपी के लिए ज्यादा है, जिसको अपना एक रिकॉर्ड डिफेंड करना होता है, चैलेंज उसके लिए बड़ा होता है। और महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहां पर बहुत आस लगा के रखी हुई एनडीए ने। एनडीए आज से नहीं, 2004 से डोमिनेंट रहा है इन सीट्स पे। ये जो सीटें हैं, ये टोटल 90 सीटें थी पिछले इलेक्शन में, अब बढ़ के 93 हो गई, डिलिमिटेशन वगैरह हो गई।
तो उस वक्त 79 जीती थी 90 में से, और ऑलमोस्ट 88% स्ट्राइक रेट था। और उस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी एनडीए अलायंस के लिए, मुख्य तौर पे इसलिए कि इस बार महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टीज में, रीजनल फोर्सेस में विघटन बहुत हुआ। तो ना सिर्फ चैलेंज इलेक्शन जीतने का है, बल्कि ये भी प्रूव करने का है कि असल पार्टी कौन है, असल शिवसेना कौन है। आपसे कर्नाटक को लेकर था, खासतौर से कर्नाटक को लेकर था, क्योंकि हमने देखा विधानसभा में जिस तरह से अंतर आया, विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस वहां पर जीती, और अब जबकि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, बैकग्राउंड अगर हम उसका रिजल्ट की बात करें 2019 की, 14 में से 14 बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन अब क्या लगता है वो स्ट्राइक रेट वापस रहेगी या एक चुनौती बीजेपी को वहां भी देखने को मिलेगी? मैं आपको उधर आ ही रहा था कर्नाटक पे, बिकॉज टोटल सीट्स जो जा रही हैं, तो कर्नाटक में अभी जो हाल ही में जो दुर्घटना हुई या जो वहां पर एक बड़ा स्कैंडल निकल कर आया है, वो उससे चलते बीजेपी और उसके जो अलायंस पार्टनर हैं, लेकिन वो खुशकिस्मती ये थी कि जो जहां पर जेडीयू जनता दल सेक्युलर सिग्निफिकेंट था या उसका क्लाउड था, वहां इलेक्शन हो चुके थे, और इसलिए उस इलेक्शन से पहले ये स्कैंडल बन के सामने आया। लेकिन देखना यह है कि क्या इस स्कैंडल का असर महिला वोटर्स पर हुआ है, और अगर हुआ है तो उसका नुकसान हो सकता है एनडीए को। लेकिन मैं समझता हूं कि कर्नाटक में जो रिकॉर्ड पहले था एनडीए का, उसको बनाए रखना उनके लिए मुश्किल होगा। वहां पर सीटें हारेंगे वो जरूर, और कितनी हारते हैं उसी पे डिपेंड करेगा जो टोटल एग्रीगेट नंबर है एनडीए का। विनोद जी, सवाल ये कि इस मुश्किल की वजह, मतलब कौन से फैक्टर है जो राह मुश्किल करेंगे बीजेपी की, एनडीए की? वो फैक्टर, मेन फैक्टर ये है कि ये जो अभी जेडीयू जनता दल सेक्युलर वाला इंसिडेंट हुआ है, अब ये बात सही है कि जहां पर जनता दल सेक्युलर लड़ रहा था वहां पर चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है, महिलाओं से संबंधित मुद्दा है, और बीजेपी जहां जहां दावा करती है बड़ी नंबर में सीट लाने का, वहां ये कहती है कि उनको जो बेटर हाफ ऑफ इंडिया है वो हमको सपोर्ट करता है, महिलाएं उनको सपोर्ट करती हैं। महिलाओं के लिए वो बड़े दावे भी करते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत काम, नारी शक्ति पे बात करते हैं। तो वहां पर वो बैकफुट पे डाला है इस अलायंस पार्टनर ने बीजेपी को। जी विनोद जी, आपने महिलाओं की बात की, मैं यहाँ पे अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगा, और यहाँ पे मैं पश्चिम बंगाल का जिक्र लाना चाहूंगा। जैसे विनोद जी कह रहे हैं कि महिलाओं का मुद्दा एक सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है, संवेदनशील मुद्दा हो जाता है, तो ऐसे ही संदेश खाली का एक मुद्दा सामने आया पश्चिम बंगाल में। अमिताभ जी, क्या आपको लगता है कि संदेश खाली उतना बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बन पाएगा, चुनाव के दौरान जितना बड़ा सिंगूर बन गया था? क्या सिंगूर की तरह ये इफेक्ट कर पाएगा चुनाव को? उतना बड़ा शायद मुद्दा ना बन पाए, क्योंकि सिंगूर एक पूरा स्टेट वाइड मुद्दा बन के उभरा था। संदेश खाली का जो इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं भाजपा ने ज़रूर इसको कोशिश करी है कि इसको महिला अस्मिता से जोड़ा जाए, लेकिन क्योंकि हाल ही में एक वीडियो भी रिलीज़ कर दिया है टीएमसी ने, तो कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक कलर कहीं ना कहीं आ गया है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट उतना बड़ा ना हो। हालांकि कर्नाटक में भी इसका इम्पैक्ट उतना बड़ा शायद ना हो, और भी अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बीजेपी को एक कड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में दे पा रही। यहाँ पे ज़रूर है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है, और जो इस बार जो फेज़ है उसमें माइनॉरिटी पॉपुलेशन, मालदा मुर्शिदाबाद की ये लड़ाई है, और पिछली बार भाजपा यहाँ पर एक सीट जीतने में कामयाब रही थी क्योंकि अपोजिशन वोट जो है वो स्प्लिट हुआ था। तो सीएए एनआरसी ये मुद्दा ज़्यादा यहाँ पर एक्चुअली इस फेज़ में ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है।